नमस्कार, मैं हूं फ़हीमुद्दीन और आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। आज मैं बात करूंगा इमराना मैम से, जो कि मदर टेरेसा फाउंडेशन से प्रदेश सचिव हैं और समाज सेवी भी मैम हैं। इनसे मैं आज जीडीपी पे लेके कुछ क्वेश्चन से मैम बात करूंगा। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है। मैम, जीडीपी माइनस में चला गया है, लेकिन सरकार इसे एक्ट ऑफ गॉड बता रही है, यानी भगवान की मर्जी। आपको क्या लगता है, ये कितना सही है? आपने जब कभी बीमार होता है कोई तो आप डॉक्टर वगैरह के जाते हैं जी। और काफ़ी लंबे चौड़े बिल बनाने के बाद भी दवा या बीमारी का इलाज नहीं होता है, तो जी। डॉक्टर क्या कहता है कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन भगवान की मर्जी नहीं है। तो जब हम किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी सारी बेवकूफ़ियाँ कर चुके हैं, तो लास्ट में हम सारा ठिकरा फोड़ देते हैं भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं जी। और भगवान तो हमसे लड़ने आने वाले नहीं, हम पे मुकदमा करने वाले नहीं, हमारे खिलाफ मोर्चा निकालने वाले नहीं। तो मेरे हिसाब से एक्ट ऑफ गॉड जो लाइन है उसका सीधा सा मसला है, सीधा सा मकसद होता है कि अपने सर के ताज बेवकूफ़ियों के ऐसे बंदे पे डाल दो जिसकी ना कान है, ना आँख है, ना ज़बान है। और इस वक्त भगवान की ना आँखें हैं, ना कान है, ना ज़बान है। जी। मैम, क्या अर्थव्यवस्था सुधारने के उपाय निकाल पाएगी सरकार? अर्थव्यवस्था सुधारने के उपाय निकालने के लिए यदि सारी पार्टियां एक मंच पे आती हैं और सभी धर्म के जो मुखिया हैं, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में जो बैठे हैं, यदि ये सब लोग एक साथ बैठ के प्रयास करेंगे तो बिल्कुल निकलेगा। आपको याद होगा कि समुद्र मंथन की एक कहानी आपने सुनी होगी, जो दानव और देवता सब ने मिलके मथा था। तो मेरा वही कहना है कि पक्ष और विपक्ष बैठ के अगर कुछ समस्या का समाधान निकालेगा तो ज़रूर निकलेगा। जब देवता और दानव मिल के अमृत निकाल सकते हैं तो फिर ये अर्थव्यवस्था के उपाय निकालना कौन सी बड़ी बात है? क्या आपको लगता है सारी पार्टियां एक मंच पर आएंगी? मैम, सारी पार्टियां एक मंच पे क्यों आएंगी साहब? जब बात ही यह है कि तू खा ले, मैं खा लूँ, तूने कम खाया, मैंने ज़्यादा खाया, सब खाने बैठे हुए हैं, तो कोई क्यों मंच पे आएगा? अगर आना चाहते, राहुल जी इतने टाइम से आह्वान कर रहे हैं कि आइए, बैठिए, बात कीजिए, ठीक है। हमारे अखिलेश भाई साहब हमेशा कह रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान कीजिए। कई सारी पार्टियां हैं भाई, ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं कि आइए, बैठिए, बात कीजिए, बट लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैम, आपके कहने से पार्टी में साथ में नहीं आ रही है ना मैम? नहीं आ रहे हैं, आप बुला नहीं रहे हैं, आप सबको एक नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि अगर देश बचेगा तो ही पार्टियां बचेंगी। एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे प्रदेश स्तर हो, चाहे केंद्र स्तर हो, यदि देश है तो आपका वजूद है, और जब देश ही नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है। मैम, नोटबंदी और लॉकडाउन ने देश को कितनी आर्थिक चोट पहुंचाई है? देखिए, 2000 में जब मैं 2002 में, यस 2002, 3, 4 की बात अगर मैं कहूँ तो मैंने एक फ़ोटो देखती थी धीरू भाई अंबानी का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी ने तो अब से करीब 20 साल पहले कर लिया था कि हम दुनिया मुट्ठी में करेंगे, और चैलेंज के साथ कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो कहीं ना कहीं जो ये कहानियाँ हुई हैं, नोटबंदी, लॉकडाउन और इन सब के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, लेकिन माशाल्लाह से आपके अंबानी ग्रुप की जो विर्थ है, जो उनकी माशाल्लाह से कमाई है, 35% ऊपर बढ़ गई है। हाउ कैन इट पॉसिबल भाई साहब? सवाल के जवाब आपके सामने हैं, लेकिन आप सब लोग उसे देखना नहीं चाहते। मैम, क्या सिर्फ कोरोना महामारी ही अर्थव्यवस्था का कारण है? इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, कोरोना महामारी तो एक अवसर है जिसे बाकायदा प्लान किया गया है। ये प्लान सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्योगपतियों ने किया है मिलके, जो वरिष्ठ उद्योगपति हैं, जो वाकई हमारे देश को चला रहे हैं एक डमी को सामने रख के। तो मैम, सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर आप क्या उपाय हैं? सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। सबसे पहले तो सरकार ये जितने भी उद्योगपति हैं, या अंबानी, अंडानी, ये सब लोग जो हैं, इन लोगों से कहें कि ये एक पोर्टल खड़ा करें जो गांव-गांव और कस्बे-कस्बे स्वयं जाके काम करें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये आती है कि अर्थव्यवस्था सुधरने के लिए आपके पास पहले उद्योग होना ज़रूरी है, और उद्योग होने के लिए वर्कर होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आएंगी। आप सबसे पहले सबके लिए जस्ट लाइक अ सैलरी पैकेज कर दीजिए,
सैलरी पैकेज से मतलब आता है कि लोगों के खाने का और लोगों के हाथ में जेब में कुछ पैसा, जैसे कि बाहर की कंट्रियों ने भी किया है, हमारे देश को भी इस तरीके से कुछ करना चाहिए, तभी कहीं जाके हालात सुधरेंगे। तो मैम क्या लगता है आपको, ये अर्थव्यवस्था का गिरावट सिलसिला बार बार नीचे जाते ही रह ऐसा नीचे ही जा रहा है, लेकिन ऊपर उठने को सवाल नहीं मेरे हो रहा है। हिसाब से ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। जो 2014 में जो हमारे यहाँ हमारे देश का निज़ाम बदला था, तो वो बदला ही इसीलिए गया था कि एक चेहरा सामने लाया गया था। वो पार्टी जो कभी 2 सीटों से ज़्यादा सीट नहीं लाई, वो एकदम से 300 के ऊपर सीटें ले आई। हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे? तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देश का निज़ाम बनाया गया 2010 के बाद से कि वो देश सीधा सीधा उद्योगपतियों के हाथों में जाना शुरू हो गया। 2006 में जब मैं जब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ कदम रख रही थी, तो 2006 में मैंने देखा था रिलायंस के पेट्रोल खुले थे, रिलायंस फ्रेश खुला था और एकदम सब बंद कर दिया गया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिलायंस कंपनी ने अपना एक ईगो हर्ट हुआ है उनका, और उन्होंने उस ईगो को साबित करने के लिए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में साबित करने के लिए उन्होंने एक पूरी प्लानिंग की जो 2014 से लेके आज तक काम कर रही है। और उसका नतीजा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन अंबानी जी के पैसे मजबूत हो रहे हैं, उनके शेयर मार्केट बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के बड़ी बड़ी जो हमारे देश की गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उन पे कब्जा भी इन्हीं लोगों का हो रहा है। तो मैम ये आखिर मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें नुकसान में जा रही हैं उन्हें ये उद्योगपति क्यों खरीद रहे हैं? अगर नुकसान में है तो ये खरीद क्यों रहे हैं? और अगर ये फ़ायदे में है तो फिर सरकार इन्हें बेच क्यों रही है? सरकार कहती है हम देश नहीं बेचेंगे, और बचा क्या है बेचने को? मैम ये लोग फिर ये कह रहे हैं कि ये कोरोना महामारी ऐसी है जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है। कोरोना इज़ अ वायरस, सीधी सी बात है। WHO का कहना है एक वायरस है जो जिसकी एक प्रोटीन लेयर ठीक है, बाकी वायरस की तरह आप थोड़ा एहतियात रखिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज़ ओके। अगर ऐसी बात होती तो न्यूजीलैंड में कैसे ख़त्म हो गया? बात यह है कि आप जब सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करेंगे, आप लोगों को बांटते रहेंगे, जो सारा ध्यान है मैं अपने काम की बजाय धर्म में चली जाऊं, कभी मैं जात में चली जाऊं, कभी मैं आपसी झगड़े में चली जाऊं, तो मैं काम क्या करूंगी? मैं काम नहीं कर पाऊंगी। और हमारे देश में वही हो रहा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो कभी कोई एक बुरा मत मानिएगा, देखिए मैं बात करती हूँ तो सबकी करती हूँ। कभी कोई एक दाढ़ी वाले साहब खड़े हो जाते हैं कि मुसलमान ख़तरे में, कभी एक तिलक वाले साहब खड़े हो जाते हैं कि हिंदू ख़तरे में। भाई साहब ख़तरे में कोई नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि हम लोग आपस में साथ में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। ख़तरे में है सियासत, ख़तरे में है वो लोग जो चाहते हैं कि हम फिर से ग़ुलाम बने, ग़ुलाम बनाना चाहते हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज हमारे साथ में आप जुड़ी और आपने GDP को लेके बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने बताया।